हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? साकित आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं। यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिकली जो उसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम बेसिकली ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं। इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। आज हम बात करेंगे एडम स्मिथ और कीन्स की, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड कीन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो और माइक्रो के बीच के डिफरेंस को जानते हुए हम समझेंगे कि वास्तव में इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स किस तरह से रोल प्ले करता है, और एज अ पार्ट ऑफ जीएस इकोनॉमी किस तरह से हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है इकोनॉमिक्स के उसमें रोल प्ले करती है। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो प्लीज कॉन्सेप्ट पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में। देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कब और कहां से हुआ, तो सबसे पहले 1776 में जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने सबसे पहले एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया एक सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र से परिचय कराने वाले पहले इंसान जो थे वे एडम स्मिथ थे। और इसके लिए एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी। इनकी किताब पब्लिश हुई थी 1776 में, और किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से जो इनकी बुक्स थी, इस बुक्स में पहली बार एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा। और इन्होंने इस किताब में ये बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को इन्होंने हाउस होल्ड मैनेजमेंट के रूप में बताया। हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है घरेलू प्रबंधन। यानी कि एडम स्मिथ ने ये कहा कि इकोनॉमिक्स कुछ और नहीं है, बल्कि ये घरेलू प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। और इसे इन्होंने द साइंस ऑफ मनी कहा, यानी कि धन का विज्ञान इन्होंने कहा। तो एडम स्मिथ ने जो अर्थशास्त्र है इसे धन का विज्ञान या साइंस ऑफ मनी कहा। और उन्होंने ये कहा कि यह जो साइंस ऑफ मनी है, यह हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो घरेलू प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये माना गया कि एक सब्जेक्ट के रूप में पहली बार एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को इंट्रोड्यूस कराया बाकी लोगों से, और एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के रूप में इन्होंने इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। इसीलिए द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा गया? एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता या जनक कहे जाते हैं। और शायद अर्थशास्त्र दुनिया का पहला ऐसा सब्जेक्ट होगा जो कि व्यवहार में पहले आया और विषय के रूप में बाद में आया। ये माना गया, एडम स्मिथ ने ये कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम सभी के व्यवहार में है, हम सभी के मैनेजमेंट में है, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में अभी इसकी पहचान नहीं बन पाई है, जिसे इन्होंने 1776 में पहली बार कहा। तो एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को परिचित कराने वाले जो पहले व्यक्ति थे वे एडम स्मिथ थे। लेकिन जिस सब्जेक्ट को और जिस रूप में अर्थशास्त्र को का परिचय कराया एडम स्मिथ ने, वास्तव में वो उसका थ्योरिकल रूप था, उसका सैद्धांतिक रूप था। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में, व्यवहारिक रूप में अर्थशास्त्र क्या है ये जानना अभी बाकी था। तो आगे चल करके अर्थशास्त्र के दो ब्रांच बने। ठीक है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच बने। इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। पहला ब्रांच क्या था? पहला था माइक्रो और दूसरा था मैक्रो। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो को, माइक्रो को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म, या इसी को हम बोलते हैं व्यष्टि।
किताबों में ज्यादातर व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा रहता है, और मैक्रो को हम बोलते हैं व्यापक, या इसी को हम बोलते हैं समष्टि। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में ये दो ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की आई, और इनमें जब डिफरेंस किया गया तो ये कहा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो इंडिविजुअल यानी कि किसी भी सेक्टर में इंडिविजुअल जो है वो जब स्टडी करता है तो इंडिविजुअल स्टडी यानी कि डेप्थ में, और इंडिविजुअली स्टडी करने वाला, इंडिविजुअली स्टडी का मतलब क्या होता है, जैसे सिंगल कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो जब किसी सेक्टर में इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप में उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या जब किसी सिंगल कंपनी या किसी एक इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल पर्टिकुलर एक सिंगल कंपनी पर फोकस किया जाता है, या किसी सिंगल पर्सन पर या किसी सिंगल फर्म पर फोकस किया जाता है, तो ऐसे इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसमें हम ऑन एवरेज मतलब पूरे नेशंस के या पूरी कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम स्टडी करते हैं। जैसे हम पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं, यहाँ पर नेशनल इनकम को जब हम स्टडी करते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय क्या है, जब हम देश की पॉवर्टी पर बात करते हैं, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की हम गरीबी पर बात नहीं करते बल्कि हम पूरे देश की गरीबी पर बात करते हैं, जब हम पूरे देश की प्राइस पर बात करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी या कीमत पर बात करते हैं, जब हम पूरे देश के प्रोडक्शन पर बात करते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्शन लेवल क्या है। देखिए, जब हम किसी एक कंपनी के प्रोडक्शन पर बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, लेकिन जब हम पूरे देश की इकोनॉमी या हर व्यक्ति हर कंपनी के प्रोडक्शन पर बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करेंगे यानी कि हम बेरोजगारी पर बात करेंगे तो हम किस पर बात करते हैं, तो समझो कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब जब पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित किसी मुद्दे पर अध्ययन या चर्चा की जाती है तो ऐसे अध्ययन या चर्चा को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। लेकिन जब हम किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म, किसी कंपनी की इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वास्तव में ये थ्योरी बेस्ड होते हैं, और थ्योरी बेस्ड होने की वजह से ये यूनिवर्सल इनका कैरेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कोई लॉ है जो कि किसी कंपनी पर अप्लाई किया गया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी पर कोई एक लॉ है जो अप्लाई किया गया या कोई सिद्धांत लागू किया गया, तो वो भारत की किसी कंपनी में किया जाएगा, अमेरिका की किसी कंपनी में किया जाएगा। लेकिन जब माइक्रो लेवल पर इसकी स्टडी होगी तो ये देखा जाएगा कि दोनों देशों की कंडीशन अलग अलग है। जैसे भारत में लेबर बेस्ड कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि अमेरिका में कैपिटल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हमारे देश की जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, अमेरिका का इन्वायरमेंट अलग है, बाकी दुनिया का इन्वायरमेंट अलग है। तो जब हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखते हैं, जब हम आसपास की स्थितियों को देखते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करने लगते हैं। और बेसिकली इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यही डिफरेंस होता है कि इकोनॉमिक्स जो है ये सिद्धांतों की बात करता है और इकोनॉमी जो है वो इसके व्यवहारिक रूप यानी कि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बात करती है। और ये डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही आया। अब यहाँ पर हम दो नाम आपको लेंगे, एक नाम है एडम स्मिथ का, एडम स्मिथ, और दूसरा नाम है कीन्स का। ठीक है, कीन्स का। कीन्स के बारे में आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुन रखा हो।
कीन्स एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1929 की जो रिसेशन आई थी अमेरिका में, उसमें जो न्यू डील प्लान था उसको स्टैब्लिश करने में अमेरिकन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और 1929 की उस मंदी से निपटने के लिए कीन्स ने अपने जो सुझाव दिए वे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए कीन्स को उसी समय से पहचान मिली 1929 की मंदी के बाद। ऐसा माना जाता है कि एडम स्मिथ जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने जिस इकोनॉमिक्स की बात की है वो क्या है, माइक्रो। तो इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन कीन्स ने इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया, कब इम्प्लीमेंट किया, जब 1929 में अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में जबरदस्त रिसेशन या डिप्रेशन आया हुआ था। तो उस समय कीन्स ने कैसे इकोनॉमिक्स के इन थॉट्स को व्यवहारिक रूप देकर के इम्प्लीमेंट किया और जो इकोनॉमी थी उसको रिसेशन या डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसको अपने हिसाब से सिद्धांतों को बदलकर इकोनॉमी पर अप्लाई किया, तो उसी समय से इनकी पहचान भी बनी और इन्हें ये माना गया कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने जिस इकोनॉमिक्स की बात की है वास्तव में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कीन्स, तो इन्हें द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माना गया। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कीन्स थे वे क्या थे, कीन्स द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एडम स्मिथ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने गए। और आगे चल करके यही माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना गया, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसे हम इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अगर बेसिक डिफरेंस एक लाइन में बताना हो तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी एंड इकोनॉमी इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी कि इकोनॉमी एक मैनेजमेंट है। देखिए दोनों का ही कनेक्शन मनी से है, ये तो फिक्स है कि दोनों ही मनी की बात करते हैं, दोनों ही धन की बात करते हैं, लेकिन ये मनी को साइंस यानी कि यह धन का विज्ञान है और ये है मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनी मैनेजमेंट से ही पूरे कंट्री का फंड मैनेज होता है। और मनी मैनेजमेंट क्योंकि विशेष देश के लिए होता है, हर देश का मैनेजमेंट अलग होता है, जैसे हर घर का मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे भारत का मनी मैनेजमेंट, अमेरिका का मनी मैनेजमेंट, चाइना का मनी मैनेजमेंट, यूरोप का मनी मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि यह उस देश के इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट सभी आ जाता है। तो सभी देशों के इन्वायरमेंटल सिचुएशंस डिफरेंट हैं, इसीलिए सभी देशों का मनी मैनेजमेंट भी डिफरेंट होगा। मतलब कि भारत सरकार जब अपना बजट बनाएगी, भारत सरकार जब अपनी सेविंग्स और एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड प्लानिंग करेगी तो वो हमारी देश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने हैं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। जैसे वेलफेयर प्लानिंग शुरू करनी है तो वो हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होंगे। सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, विमेंस के लिए हमारे कंट्री की विमेंस की सिचुएशन और है, अदर कंट्री की कुछ और होगी। हमारे कंट्री की डिजीज चिल्ड्रंस के वैक्सीनेशन का प्लान कुछ और है, दूसरे कंट्री का कुछ और होगा। हमारे देश की जो सिक्योरिटी प्लान है वो कुछ और होंगे, तो हमारे देश का डिफेंस बजट भी कुछ और होगा। यानी कि हमारे देश का मार्केट कुछ और होगा, हमारे देश की इन्फ्लेशन कंडीशन अलग होगी, हमारे देश की एग्रीकल्चर की कंडीशन अलग होगी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की सरकार के जो मनी या फंड मैनेजमेंट होंगे वो भी दूसरे देशों से अलग होंगे। लेकिन
जहां तक बात हम इकोनॉमिक्स की करते हैं, इकोनॉमिक्स के जो थॉट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वे सबके अलग अलग नहीं हैं। जैसे अगर हम किताब उठा के देखें इकोनॉमिक्स की, तो हम उसमें देखेंगे बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे पीगू हैं, मार्शल है, रॉबिन्सन है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनके जो सिद्धांत हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। इन्होंने जो जैसे बाजार का नियम दिया, जैसे मांग का नियम दिया, या जो दूसरे सिद्धांत दिए अर्थशास्त्रियों ने, जिसे हम अर्थशास्त्र की किताबों में, अर्थशास्त्र के सिलेबस में पढ़ते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं। लेकिन जब इनके सिद्धांतों को हम व्यवहार में लागू करते हैं, तब इन सिद्धांतों में उस देश की परिस्थिति के अनुरूप हम परिवर्तन करते हैं, और तभी ये इकोनॉमिक्स क्या बन जाता है, इकोनॉमी बन जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में, कि जब हम इसको एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं तो ये अर्थशास्त्र होता है, लेकिन जब इसे हम किसी देश की परिस्थितियों में ढाल करके और बदल करके इनको लागू करते हैं तो ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बन जाता है। और इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले बताया एडम स्मिथ ने, इसलिए द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का काम सबसे पहले कीन्स ने किया, इसलिए द फादर ऑफ इकोनॉमी हम किसे बोलते हैं, कीन्स को कहते हैं। तो आज की दुनिया में, आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जिनकी जरूरत है वो है कीन्स की, क्योंकि कीन्स का जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो तमाम देशों की समय और परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है। मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों को इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स की सीख भी देनी चाहिए हमारे सिलेबस में। इसीलिए हमारे जो सामान्य अध्ययन के सिलेबस होते, जितने भी एग्जाम आप दोगे, उन सभी एग्जाम में, परीक्षा में इकोनॉमिक्स नहीं आता, इकोनॉमी आता है। कई बार बच्चे गलत वर्ड यूज करते हैं और मुझे लगता है वो गलत रास्ते पर भी जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि जीएस के लिए उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है जिसे हम जीएस में पढ़ते ही नहीं। जीएस में हम जिसे पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक रूप है और उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। ये डिफरेंस करना मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, दोनों के क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के रूप में चेंज हुआ और मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी बना। तो माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस, हालांकि एनसीईआरटी में दोनों पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आगे चल करके फिर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमारी हायर एजुकेशन तक, पीजी तक ये जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, और इसीलिए इकोनॉमी जो है ये एक मैनेजमेंट के रूप में कीन्स का सबसे अच्छा प्रयास है। कीन्स ने बहुत कुछ दिया इस देश को। कीन्स ने पहली बार ये बताया कि वास्तव में कोई भी देश 100% पूंजीवादी नहीं हो सकता, कोई भी देश 100% साम्यवादी नहीं हो सकता, सभी देशों को मिला जुला स्वरूप अपनाना ही पड़ता है। और आप जान लीजिए कि कीन्स ही वो पहले विद्वान या अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमने कीन्स से ही सीखा, जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई देश पूंजीवादी है तो सरकार को आगे आकर के उस पूंजीवाद को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर कोई देश साम्यवादी है तो वहां की सरकार को मार्केट को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। इसीलिए कीन्स ने 1929 में जो सुधार किए, उसके बाद दो नए टर्म निकल के आए। एक निकल के आया मार्केट कम्युनिज्म और दूसरा निकल के आया कम्युनिस्ट मार्केटिज्म, यानी कि बाजार समाजवाद और समाज बाजारवाद। एक ऐसी विचार जिसमें बाजार और समाज दोनों को ध्यान में रखा जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज जो समय है, जो जानकारी है, या जो आज जिसकी जरूरत है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और कीन्स की नीड बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया को, क्योंकि गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है। अगर लोगों को रोजगार देने हैं, गरीबों का कल्याण करना है, समावेशी इक्वल डेवलपमेंट करना है, तो इकोनॉमिक्स से ज्यादा इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जिस घर और जिस देश ने अपना फंड मैनेज कर लिया वहां पर किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती है। थैंक यू।